बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। इकोनॉमेटिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग की सीरीज में आज हमारा 8वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो हमारे रिजल्ट्स एसपीएसएस के अंदर ख़ास तौर पे रिग्रेशन के जो रिजल्ट्स आते हैं, इन रिग्रेशन रिजल्ट्स में एक होता है अनस्टैंडर्डाइज्ड कोफिशिएंट्स और दूसरा कॉलम होता है स्टैंडर्डाइज्ड कोफिशिएंट्स। तो इनका क्या मतलब है और इसमें क्या फ़र्क है, इस सिलसिले में आज की हमारी वीडियो है। हम जो डाटा सेट यूज़ करने लगे हैं ये investing.com से ही है। एशियन स्टॉक्स का डाटा है जिसमें पाकिस्तान, जापान, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश के हमने स्टॉक्स लिए हैं। तो एनालाइज से रिग्रेशन, और रिग्रेशन में मैं जाऊंगा लीनियर रिग्रेशन, और इस लीनियर रिग्रेशन में KSE 100 इंडेक्स को हम यूज कर रहे हैं एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल, और हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो बाकी स्टॉक्स हैं। अब इसमें स्टैट्स में आपकी चॉइस है, जितने एस्टिमेट्स आप करना चाहें तो इनको आप चेक बॉक्स इनके चेक कर सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं, आपको पता है हम पहली कई वीडियोस में बता चुके हैं कि रिजल्ट्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। मॉडल समरी होती है, अनोवा होता है और कोफिशिएंट्स होते हैं। इन कोफिशिएंट्स में जो आज की वीडियो का पर्पस है वो ये है कि अनस्टैंडर्डाइज्ड कोफिशिएंट्स और स्टैंडर्डाइज्ड कोफिशिएंट्स। तो अनस्टैंडर्डाइज्ड कोफिशिएंट्स तो एज यूजुअल जिस तरह रिग्रेशन रिजल्ट्स आते हैं और उनको हम इंटरप्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर DS50 का कोफिशिएंट देखूं 6.172, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फॉर एवरी 1 यूनिट इंक्रीज इन DS50, KSE 100 index will increase by 6.172 units on the average। तो ये हमारा इंटरप्रिटेशन है आमतौर पे अनस्टैंडर्डाइज्ड कोफिशिएंट्स की। लेकिन स्टैंडर्डाइज्ड कोफिशिएंट्स की इंटरप्रिटेशन ऐसे नहीं होते, क्योंकि ये नॉर्मलाइज्ड होते हैं, ये स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल्स में कन्वर्टेड होते हैं जो हमारा डाटा सीरीज होती हैं। तो इसलिए इनको हम इम्पोर्टेंस इन टर्म्स ऑफ इन सर्टन ऑर्डर या रैंक के तौर पर हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये देखना चाहते हैं इनमें से सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका है KSE 100 के ऊपर। तो जिस कोफिशिएंट की वैल्यू ज्यादा है उसका इफेक्ट ज्यादा है, उसको हम रैंक नंबर 1 देते हैं। फॉर एग्जांपल DS50 का इफेक्ट आप देखें 0.576 है, जबकि दूसरे नंबर पे शंघाई है 0.226, और थर्ड पे निफ्टी 50 0.157, और निके का जो है वो सबसे कम है। तो इन टर्म्स ऑफ इन रैंक ऑर्डर DS50 नंबर 1 और शंघाई नंबर 2 और बाकी निके वगैरह ये तीसरे और चौथे नंबर पे ये आते हैं। अब ये आते कैसे हैं? इनको सबसे पहले हमें तमाम वेरिएबल्स को Z में या स्टैंडर्डाइज वेरिएबल में कन्वर्ट करना होता है। तो स्टैंडर्डाइज वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो डायरेक्ट कमांड है वो है डिस्क्रिप्टिव्स, और डिस्क्रिप्टिव्स में हमारे पास ये डिस्क्रिप्टिव्स, और इनमें तमाम वेरिएबल्स इंक्लूडिंग डिपेंडेंट वेरिएबल हम ये शिफ्ट करते हैं। और शिफ्ट करने के बाद ये जो हमारा ये जो सेव का बटन है, मैं इसको ओके करता हूँ, तो इन तमाम वेरिएबल्स के स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट जो है वो कैलकुलेट हो चुके हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं इस सीरीज में। तो दरअसल ये जो स्टैंडर्डाइज्ड कोफिशिएंट्स हैं, ये इन तमाम वेरिएबल्स को स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल में कन्वर्ट करने के बाद जो रिग्रेशन रन होती है, जो रिग्रेशन रिजल्ट्स आते हैं, ये दरअसल उसके रिजल्ट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको रीसेट करता हूँ, और रीसेट में ये स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल ऑफ डिपेंडेंट और फिर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैं इधर डालता हूँ, बाकी एज इट इज। तो आप देखें ये जो रिजल्ट्स आते हैं, जिनके जो तो अब इन रिजल्ट्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। ये जो स्टैंडर्डाइज वेरिएबल, जो स्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट्स आए थे, अब मैंने उन स्टैंडर्डाइज वेरिएबल में कन्वर्ट करने के बाद जो रिग्रेशन रन की है, अब जाहिर है कि ये अनस्टैंडर्डाइज में शो होने होंगे। ये मैंने समझाने के लिए किया है। आप कंपेयर कर सकते हैं, ये देखें ये स्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट्स 0.46, 0.46, 0.226
0.226, 0.157 and so on. So this is how the standardized coefficients are calculated. Standardized coefficients, the standardized variables कब कहाँ यूज होते हैं? आमतौर पे फाइनेंस में तो ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, क्योंकि हमारे एक तो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं होती वेरिएबल्स टाइम सीरीज की। एक तो इसलिए हम उसको, दूसरा ये कि हर वेरिएबल की डायनामिक्स, डायमेंशंस वगैरह उसके बैकग्राउंड में जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, तो इसलिए अगर आप उसको नॉर्मलाइज कर दें, स्टैंडर्डाइज कर दें, तो वो कंपेरेबल हो जाती हैं। तीसरा ये कि हमारे अक्सर वेरिएबल्स की जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो उनको एक पैटर्न पे लाने के लिए उनको यूनिट लेस हम बना देते हैं। तो ये जो स्टैंडर्डाइज वेरिएबल में कन्वर्ट करना जो है, दरअसल ये यूनिट लेस बनाना है। तो एक बड़ा आसान है इसको कैलकुलेट करना। अगर आप मैं एक करके दिखाता हूँ, बाकी फिर आपको समझ आ जाएगा कि ये सारा सिलसिला है क्या। मैंने यहाँ से कॉपी किया और मैं इसको लेके जाता हूँ एक्सेल शीट के अंदर। यहाँ मैं कंट्रोल वी करता हूँ। अब यहाँ पे क्योंकि ये कैलकुलेट होना है मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन से, तो ये मेरा DS50 है। इसके नीचे मैं मीन कैलकुलेट करता हूँ, AVERAGE, एवरेज ऑफ द सीरीज, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एवरेज, और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू STDEV। और स्टैंडर्ड डिविएशन की डिफरेंट वेराइटीज हैं, हम सैंपल वाला लेते हैं क्योंकि हम सैंपल यूज कर रहे हैं और यही सॉफ्टवेयर जो है वो बैक एंड पे कैलकुलेशन में यूज कर रहा होता है। अब इसको देखें कि ये मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा ताकि ये कंपेरेबल हो। हम लिखते हैं इक्वल टू, ये हमारा ओरिजिनल x है और इसको हमने माइनस किया, और माइनस हमने करना है ये मीन वैल्यू, इस मीन को हमने फिक्स करना है। फिक्स किया, डिवाइडेड बाय हमने इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन हमने ये की, और ये मैंने एंटर किया। मैं जानबूझ के एक गलती की है ताकि आपको मैं समझा सकूं। आप देखें कि ये उसके बराबर क्यों नहीं है, इसलिए कि हमने इसमें एक्सेल इस बात को माइंड करता है कि आपने ब्रैकेटें सही नहीं लगाई और नंबर को सही तौर पे फिक्स नहीं किया। तो ये चीज अगर आप करेंगे तो ये देखें अब आपकी वैल्यू सेम है। अब मेरा ख्याल है क्लियर हो गया होगा। तो दिस इज हाउ SPSS डायरेक्टली कन्वर्ट्स एवरी वेरिएबल टू स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल, और फिर उसके बाद ये सारी एस्टिमेशन करता है जो मैंने अभी आउटपुट में आपको करके दिखाया। So I hope it is helpful. Thank you very much. Keep watching. Allah Hafiz.